इस व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परशाई ने समग्र राजनेताओं और देश की जनता पर व्यंग्य दिया है। कैसे भेड़ें भेड़ें ही रह जाती हैं और भेड़िया राजा बन जाता है, इस व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने बतलाने का प्रयास किया। और जो प्रचार तंत्र होता है, प्रचार तंत्र में कैसे पत्रकार, कैसे चापलूस लोग बेवकूफ़ बना करके, मूर्ख बना करके, और भेड़िया अपना काम साधता है और भेड़ों के लिए अपना भोजन बनाता है, ये बताने का प्रयास किया गया है। बहुत ही साहित्यिक शब्दों में, बहुत ही प्रांजलिय वाणी में, सारगर्भित वाणी में बतलाने का प्रयास किया गया है। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा, कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छे शासन व्यवस्था अपनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि एक बार भेड़ों को लगा कि हम लोग उस ऊंचाई को छू लिया है कि हम किसी की अधीन नहीं रहेंगे, हम एक अपना प्रजातंत्र की दृष्टि से प्रतिनिधि चुन लेंगे और भेड़ों का ही राज्य होगा। और एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। शीघ्र ही एक समिति बैठी, शीघ्र ही एक विधान बन गया, शीघ्र ही एक पंचायत का निर्माण हो गया। पंचायत निर्माण की घोषणा हो गई, जिसमें वन के तमाम पशुओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही वन प्रदेश के लिए कानून बनाएं और वो शासन करें। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख समृद्धि और सुरक्षा का वातावरण आ गया। स्वर्ण युग आया, अब आया और वह अब आया। जिन प्रदेश में हमारी कहानी में चरण धरे हैं, उसमें भेड़ें बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दो। जो जैन धर्म का उपदेश है उसी के हिसाब से चलेंगे, न हम उनको खाएंगे, जिएंगे और जीने देंगे। शांति, स्नेह, बंधुत्व, सहयोग पर समाज आधारित होगा। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या हम घास चबाना सीखना पड़ेगा। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता था, और ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता था। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं, और ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्ला कर उनकी जय जयकार बोलते हैं। बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? वह सियार कुछ भी कविता करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर कहता हो। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। महाराज हमारा राज तो अब चला। सियार ने दांत ने बोलकर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हो, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं और आपका ही गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी नहीं जानने का नाटक करता था। सियार सिर न हो गया होगा। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है।
पर जावे तो जाएं कहाँ। सियार ने कहा मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा अरे वहाँ तो शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ कोई नहीं लेता, हमें वहाँ कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा चिड़ियाघर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा अरे वहाँ भी जगह नहीं, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे। भेड़िए ने कहा अरे वहाँ भी जगह नहीं, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे। पूरा सियार अब ध्यान मगन हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकदम आकाश की तरफ देखने लगा, और लगा जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़ी या जाति का बहुमत हो जाए। तो भेड़िया चढ़कर बोला कहाँ की आसमान की बात करते हो, कहाँ की आसमानी बात करता है, अरे हमारी जाति को 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने मौत को यहाँ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन एक का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बनी जाएगी, मगर एक बात है आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आके सियार को अपना गुरु माना, आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसको एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग में। भेड़िए ने देखा, पूछा अरे कौन है। बूढ़ा सियार बोला ये भी सियार है सरकार, रंगे सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा बड़े भोले हैं आप सरकार, अरे मालिक रूप रंग बदल देने से तो सुना है कि आदमी तक बदल जाता है, फिर तो ये सियार हैं। और बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला और मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सेवा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना और हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। और वहाँ बहुत सी भेड़ें आवेंगी सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आवेंगे। बूढ़ा सियार बोला ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु है। बस अब चलो जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका, कवि लेखक नेता विचारक ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों बात काट कर सियार बोला ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत करिए। और वे चले। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िए चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति। उस एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी। उस संत के दर्शन के लिए इसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से नेता भेड़िए की जय, नेता भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोली अरे भागो ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा भाई और बहनों अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए, इनका हृदय संत हो गया है, अभी अच्छे नेता हो गए हैं, उन्हें हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीव मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनकी याद करके अभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
इनकी अपनी भेड़ जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुक गया है, सो झुकाई हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया ने उसे दांत से निकाला, दांतों से, पर जब वह बेचारा नष्ट हो चल बसा तो भेड़िया ने संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उसके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है उसके दान की घोषणा की। उन्होंने आज ही सवेरे की, आप तो सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करो, उन्हें अपना भाई समझो। बोलो सब मिल कर के नेताजी भेड़िया जी की जय हो। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे हुए थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देखकर टपकती हुई लार को घुटक जाते थे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों बहनों, मैं भेड़िया नेता से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता हूँ। प्रेम बस उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं, भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हीं को ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे, इस लोक के जीव नहीं हैं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि लेखक हैं, नीले नेता हैं, स्वर्ग के पत्रकार हैं, हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कबीराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया, शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आँख के सहारे से शेष सियारों को मना किया, चतुराई से बात को यूँ कहकर संभाला। भाई कवि कोरस गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं। अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जावे तो कवि कहेगा। उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, महान आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान है। प्रातःकाल संध्या आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आपकी अग्नि का पंखा करती है, रात्रि को आपकी ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकते हैं। हे विराट, आपके चरणों में शुद्ध का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, नरवनों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, भेड़ें कोमल है, निर्मल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान, इसलिए उसके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वही भी तुम्हारा भाई है। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ हो वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है। और भेड़ों को खाता है, खाते और हैं, हड्डी उसके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िया बलवान है, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेगा, इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो नेता भेड़िया की जय। पर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनेगा वहाँ राजा बनाएगा वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह एक प्रकार प्रचार हो गया, भेड़ों को विश्वास हो गया, भेड़िए से बड़ा उनका कोई चिंतक और शिक्षक नहीं है। पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए।